हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी आलय पर। तो आज की वीडियो में हम एग्जाम 2025-26 रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट 14 लेकर आए हैं। इससे पहले 13 रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और आज की वीडियो में 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के प्रश्न रहने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनएमएमएस एग्जाम में 90 नंबर की रीजनिंग आती है, तो यहाँ पर पूरे 90 नंबर की तैयारी इस चैनल पर होगी। तो अब आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और स्टडी आलय को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, निर्देश दिया रहेगा वहां पर। ये वाले प्रश्न किस पर हैं? वर्गीकरण चैप्टर पर आधारित हैं। रीजनिंग के वर्गीकरण चैप्टर पर आधारित प्रश्न रहेंगे यहाँ पर, जहां पर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। आप सभी लोगों को उसमें से एक विषम पद बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में दिया हुआ है, इसमें से हमको क्या बताना है? विषम बताना है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है? इन 4 ऑप्शनों में से आप सभी लोगों को कौन सा शब्द विषम है ये बताना है। ऑप्शन पहला है शेर, ऑप्शन दूसरा है बाघ, ऑप्शन तीसरा है मगरमच्छ, ऑप्शन चौथा है चीता। तो शेर, बाघ और चीता ये तीनों कहाँ पर रहते हैं? स्थल पर रहते हैं। ये तीनों स्थल पर रहते हैं, जबकि मगरमच्छ कहाँ में रहता है? जल पर। जल और स्थल दोनों जगह रहता है। ठीक है, ये उभयचर है। मगरमच्छ क्या है? एक उभयचर का उदाहरण है। और सब क्या है? स्थलचर है। तो मगरमच्छ यहाँ पर भिन्न हो जाएगा। तो भिन्न हमको भिन्न पद बताना था या फिर विषम पद, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है गिद्ध, मोर, बाज, शुतुरमुर्ग। आप सभी लोगों को विषम बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग जैसा कि देख सकते हैं, गिद्ध, मोर और बाज ये तीनों पक्षी उड़ सकते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शुतुरमुर्ग। क्योंकि शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है, जबकि गिद्ध, मोर, बाज ये तीनों उड़ सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है गेहूं, सरसों, ज्वार, बाजरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं, सरसों, ज्वार, बाजरा। गेहूं, ज्वार, बाजरा ये तीनों क्या हैं? ये तीनों मोटे अनाज हैं, जबकि सरसों क्या है? सरसों तिलहन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सरसों। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है मेढक, मगरमच्छ, कछुआ, मछली। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने आप सभी लोगों को बताया है मगरमच्छ क्या है? एक उभयचर प्राणी है। मगरमच्छ एक उभयचर है। इसी तरह मेढक भी एक उभयचर है, मगरमच्छ भी एक उभयचर है, कछुआ भी एक उभयचर है। उभयचर मतलब क्या होता है? जो जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। तो फिर जल और स्थल ये दोनों में रहते हैं, जबकि मछली क्या है? मछली केवल जल में रहती है। तो भिन्न हो जाएगी मछली, या फिर विषम पद हमारा हो जाएगा मछली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में दिया हुआ है ज्ञान, लिखना, सुनना, पढ़ना। तो आप सभी लोगों को जल्दी से आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ज्ञान, सुनना और पढ़ना ये तीनों एक प्रकार की कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्रिया नहीं हो रही है, और यहाँ पर कुछ कार्य करना पड़ रहा है। लिखने में क्या? कुछ कार्य करना पड़ रहा है। यहाँ पर कार्य हो रहा है, यहाँ भी कार्य हो रहा है, लेकिन कोई कार्य हम लोग अपने द्वारा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कार्य मतलब कि पूर्णतया नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कार्य हो रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिखना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है फूल, पत्ती, फल और पौधा। ये बहुत ही इजी सवाल है, आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, फूल, पत्ती और फल ये तीनों क्या है? पौधे के अंग हैं। पौधे के अंग, ये सब किसके अंग है? पौधे के। तो ये पौधे के ही पार्ट है, जबकि पौधा क्या है? उसके पार्ट है ये। तो पौधा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, क्योंकि उसी में सब आते हैं। फूल, पत्ती, फल ये सब उसमें ही आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में दिया हुआ है 105, 10, 50 और 100। इस तरह के प्रश्न बहुत सारे आते हैं और ये इजी भी रहते हैं। ये सम संख्या, विषम संख्या इस पर आधारित हो सकते हैं।
और भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या, इस पर भी ये आधारित हो सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी लोगों को सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, इसके बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप सब लोग सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। तो जैसा कि हम लोग इन तीनों ऑप्शन में देख सकते हैं, ये तीनों में क्या दिया हुआ है, ये तीनों एक प्रकार सम संख्या है। सम संख्या मतलब जो दो से विभाजित हो जाती हैं, तो ये तीनों संख्याएं दो से विभाजित हो जाएंगी। जबकि 105 क्या है, 105 एक विषम संख्या है, मतलब ये दो से विभाज्य नहीं होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब ये भिन्न हो गया, विषम हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा। विषम मतलब होता है कौन सा अलग है, और इस विषम का मतलब क्या है, जो दो से नहीं कटता है, और ये तीन है सम। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में दिया हुआ है 17, 19, 13, 15। जैसा कि भी हमने आप सभी लोगों को बताया है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम, सम, इन सब पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप सभी लोगों को इनका मतलब जरूर पता होना चाहिए। भाज्य संख्या मतलब क्या होता है, जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो क्या होते हैं, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक एक दो गुणनखंड केवल होते हैं अभाज्य संख्या के। तो फिर राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं 17, 19, 13। देख लेते हैं हम लोग 17, 19 और 13, ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनके कितने गुणनखंड हैं, केवल इनके दो गुणनखंड है। अब देखो 17 किससे किससे कटेगा, या फिर एक से कटेगा या 17 से, 19 या फिर एक से कटेगा या 19 से, 13 भी एक से कटेगा या फिर 13 से। लेकिन 15 के दो से अधिक गुणनखंड है, 15 एक से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से भी, यानी इसके चार गुणनखंड हो गए, यानी इसके दो से अधिक गुणनखंड हो गए। इसका मतलब क्या है, 15 एक भाज्य संख्या है, और जबकि ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है 2, 4, 6 और 9। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना है आप सभी लोगों को। यहां भी वही लग रहा है, 2, 4 और 6, ये तीनों क्या है, ये तीनों सम संख्या है, क्योंकि दो से विभाजित हो जाएगा एक बार में, और 4 भी दो से विभाजित हो जाएगा दो बार में, 6 भी दो से विभाजित हो जाएगा पूर्ण रूप से, कितनी बार में, 3 बार में। लेकिन 9 दो से विभाजित नहीं होगा, विभाजित तो हो जाएगा 4.5 बार में, लेकिन उसमें पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। इसका मतलब 9 क्या है, एक विषम संख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विषम हो जाएगा, क्योंकि ये। तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है बी एस डी एक्स आई जेड और ईवी। तो आप सभी लोगों को अगर अल्फाबेट वाले मिल रहे हैं क्वेश्चन, तो आप सब लोग उसमें उसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को विपरीत पता होना चाहिए, और सबसे पहले आप सभी लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस नंबर पर है। जैसे कि अभी हमने बोला एल कितने पर है, तो वो 12 पर हो जाएगा। इसी तरह यू कितने पर है, तो वो 21 पर हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को इस तरह पता होना चाहिए, तभी आप सब लोग ये क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो इस प्रश्न में हम लोग देख लेते हैं क्या हुआ है, बी एस डी एक्स आई जेड ई डब्ल्यू। तो हमको क्या पता था, हमको विपरीत, सारे लेटर्स के विपरीत और वो कितने स्थान पर आते हैं ये हमको याद था, इसलिए हमने इन तीनों को एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट मतलब ये तीनों हो ही नहीं सकते, क्योंकि ई और वी ये दोनों क्या है, आपस में अपोजिट वर्ड है, क्योंकि ई 5 पर आता है और वी कितने पर आता है, 22 पर, और दोनों को जोड़ने पर 27 होता है। आप सब लोग YouTube से एक वीडियो देख लेना विपरीत शब्द निकालने के लिए, तो आप लोग एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। ये तीनों आपस में विपरीत नहीं होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बी का विपरीत होता है वाई, जबकि लिखा हुआ है एस। डी का विपरीत क्या होता है, डी का विपरीत होता है डब्ल्यू, जबकि लिखा हुआ है एक्स, तो ये भी गलत हो जाएगा। आई का विपरीत क्या होता है, आई का विपरीत होता है आर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इन तीनों में विपरीत नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन ई का विपरीत वी यहाँ पर सही लिखा हुआ है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है एक्स वाई एल ओ बी वाई और के पी। यहां भी उसी तरह एकदम सवाल है, सेम टू सेम सवाल उसी तरह दिया हुआ है। एक्स वाई का अपोजिट नहीं है, एल ओ का भी अपोजिट नहीं है, लेकिन बी वाई का अपोजिट है और के पी का भी अपोजिट नहीं है। तो अपोजिट कौन कौन से हो जाएंगे, एक्स का अपोजिट, अगर आप सभी लोगों को एक्स का अपोजिट निकालना है, तो आप सब लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि एक्स कितने नंबर पर आता है। एक्स कितने पर आता है, तो 24 पर आता है। अब हम 27 में से घटा लेंगे, कितना बचेगा, 3, और 3 पर क्या आता है, सी आता है। तो इस तरह हम निकाल लेंगे एक्स का अपोजिट सी होता है।
इसी तरह हम l का अपोजिट भी निकाल सकते हैं। l कितने पर आता है? l 12 पर आता है। 27 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। अब 15 बच गया, 15 पर क्या आता है? o आता है, तो फिर l का अपोजिट o हो जाएगा। इसी तरह हम लोग सारे निकाल लेंगे। b का अपोजिट y होता है, तो यहाँ पर दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। अब अगर आप सब लोग k और p का देखेंगे तो ये भी अपोजिट बन रहे हैं। मतलब आप सब लोग देख सकते हैं कि l का अपोजिट o है, b का अपोजिट y है, k का अपोजिट p है, लेकिन x का अपोजिट y नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा या फिर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है 125, 216, 343, 516। तो अभी हमने आप सभी लोगों को बताया, आप सब लोग अगर विषम वर्गीकरण टॉपिक पर आधारित रीजनिंग के प्रश्न लगा रहे हैं तो आप सभी लोगों को सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं वो कितने नंबर पर आते हैं, कितने स्थान पर आते हैं और उनके विपरीत स्थान, ये सब जरूर याद होना चाहिए। और आप सभी लोगों को भारत के सारे राज्यों की राजधानी और कुछ महत्वपूर्ण देशों की राजधानी भी आनी चाहिए। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को 20 तक वर्ग और 20 तक घन भी आना चाहिए। तो 20 तक वर्ग और घन अगर आएगा तो आप सभी लोग आसानी से सवाल हल कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी हमको घन याद है, वर्ग याद है 20-20 तक, तो अभी हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब कि 25 किसका घन है? 5 का घन है। 216 6 का घन है। 343 7 का घन है, लेकिन 516 किसी का घन नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, क्योंकि 516 घन नहीं होता है, 512 होता है 8 का घन। तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर आप सभी लोगों को आज के 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अच्छे लगे हैं तो आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी एनएमएस एग्जाम रीजनिंग की फुल तैयारी कर सकें। और अगर आप सभी लोगों को रीजनिंग के इसी तरह आगे और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो स्टडी वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर रोज रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।